हेलो जी। क्या हाल चाल? कितने गए सभी? आए नहीं अभी तक? बहुत आराम करने लग जाते हैं सब, कि नहीं? ओके। तब कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? पिछले क्लास में खूब तगड़ा पढ़ लिया था, है ना? कुलम्ब के नियम का सदिश प्रारूप। कैसे हम लोग कुलम्ब के नियम को सदिश के रूप में लिखते हैं, यही पढ़े थे ना? तो काफी अच्छा था। सदिश का मतलब आपको तो समझ में आ गया होगा। कुलम्ब के नियम को सदिश के रूप में निरूपित करने का मतलब क्या होता है? जो कुलम्ब का बल था फॉर्मूला, उसमें दिशा भी आ जाती है ना। सिर्फ परिमाण होता है तो वो होता है आपका सिंपल बल जो आप पढ़ते हैं, कुलम्ब बल। और जब उसमें हम लोग दिशा इंक्लूड कर देते हैं तो वो कुलम्ब के नियम का सदिश प्रारूप हो जाता है। कुलम्ब के नियम को सदिश रूप में निरूपित कर दिया जाता है दिशा लगा के, है ना? आ जाइए, फटाफट आ जाइए। पिछले क्लास में जो बताए थे आप लोग को थोड़ा टफ लगा था क्या? बहुत मायूस सा हो गए थे आप सभी? लगता है बहुत टफ लग गया। काफी लंबी क्लास भी हो गई थी, है ना? हम भी सोच रहे थे जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे कैसे, तो इसलिए उसको कंप्लीट ही कर दिए। बट यस, था बहुत इजी। मैंने पूरा आपको बता दिया था कारण क्यों हम लोग इसमें दिशा लगाते हैं, दिशा लगाने से वो कैसे सदिश के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यही सब छोटी मोटी बातें थी, है ना? डोंट वरी, मैं थोड़ा सा रिकैप करके चलूंगा, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। अभी मैं थोड़ा सा आपको उसको समझा दूंगा फिर से, तो बस। क्योंकि वो चीज़ें लोगों को कभी कभी लगती है कि टफ है, बट ऐसी बात है नहीं। और खासकर मैं बताऊं और आपको टफ लगे, संभव ही नहीं है। पूरी फिजिक्स, है ना, उंगली की नोक पे है। तो आप सब, कोई भी चीज टफ लगे ऐसा फील नहीं करना है। लगे तो आप मुझे बताएंगे, हम उसको शॉर्ट आउट कर लेंगे 2 मिनट में। बिकॉज अपने पास हर टाइप का सॉल्यूशन है। इसी को हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था, और इसी में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, मुझे एक बात जल्दी से बता दीजिए तो आप सब, थोड़ा सा इसको रिकैप करते हुए चल रहे हैं। हम लोगों ने यही शुरू किया था ना पिछले क्लास में, कुलंब के नियम का सदिश निरूपण। कैसे कुलंब को सदिश के रूप में निरूपित करते हैं। सुनो 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 सुनो, ध्यान सुनो। मैं इसका एक टेक्निक बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। कुछ बच्चे को लगा कि सर टफ है, मेरे से याद नहीं होगा। तो कैसे नहीं होगा भाई, सुनना। सबसे पहले आप ऐसा एक चित्र बनाओगे। बोलो, ये बनाने में आप लोग को कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। क्या ये बनाना आपके लिए बेहद आसान है? यस और नो मुझे बोलना। यहां पर लिखना Q1, यहां पर Q1 लिखना है, और यहां पर Q2 लिखना है। ठीक है? ये Q1, ये Q2, और ये वाली दूरी Q1 से Q2 की जो दूरी है, Q1 से Q2 तक की जो दूरी है, ये दूरी को मैंने मान लिया R। और सुनो, आपको पता है, आप जानते हैं ना स्थिति सदिश का मतलब जानते हैं आप लोग? स्थिति सदिश, स्थिति सदिश का मतलब होता है जो मूल बिंदु से आरंभ हो। यानी मूल बिंदु से Q1 तक कहलाएगा पहला स्थिति सदिश, और मूल बिंदु से Q2 तक जो जाएगा वो कहलाएगा दूसरा स्थिति सदिश। क्या मैंने इतना ही पिक्चर बनाया था? बताओ, पिछले क्लास में भी क्या मैंने इतना ही ड्राइंग करी थी? यस और नो, जल्दी बताओ। हाँ या ना बोलो। इतनी बात क्लियर है आप सबको?
सुनना, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, इसको ध्यान देना है। क्या किया मैंने, एक आवेश Q1 एक आवेश Q2 दोनों के बीच की दूरी R, स्थिति सदिश किसको कहते हैं बेटा, मूल बिंदु से जो दूरी होता है उसको स्थिति सदिश कहते हैं। R1 और दूसरे आवेश की मूल बिंदु से दूरी है वो स्थिति सदिश 2 है, R2। अब सुनना, किस पर बल निकालना है, 1 पर भी निकाल सकते हैं, 2 पर भी निकाल सकते हैं, मेरी मर्जी। सुनो, मान लो मैंने इस पर बल निकाला Q2 पे, ऐसे बल लगा, तो क्या लिखेंगे इसको, F। 2 पर बल लगा तो लिखेंगे 2, और बल लगाया किसने, 1, तो लिखेंगे 1। ये मेरा बन गया F21। इसका मान कितना होता है, मैंने क्या कहा था, सदिश में निरूपित करने का मतलब होता है परिमाण भी दिशा भी, सदिश बनाने का मतलब परिमाण भी दिशा भी। लेकिन क्या परिमाण का सूत्र आपको पहले से आता है, K Q1 Q2 बट्टे यहां से यहां की दूरी कितनी है, R स्क्वायर। अब क्या आप छोटा सा एक काम नहीं कर सकते हो, इसमें एक छोटा सा काम मैंने करने के लिए बोला था। ये हो गया उसका परिमाण, ये है बेटा परिमाण। अगर मैं इसमें दिशा लगा दूं तो ये सदिश बन जाएगा, दिशा नहीं लगाऊं तो ये सिर्फ मान बताएगा। मैंने क्या कहा था, टॉपिक का नाम क्या था, कूलम्ब के नियम को सदिश बनाना है। देखिए, सदिश निरूपण करना है। सदिश निरूपण करने का मतलब यह है, मान जिसके पास है उसमें एक दिशा लाके लगा दो, बन गया वो सदिश। डन। थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। तो ये है मान, ठीक है भाई, K Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर, ये हो गया उसका मान। अब इसके बाद मान लो ये R है, तो मुझे बताइए क्या इस बल की दिशा और R की दिशा समान है, जो दिशा R की वही बल की। और मुझे बताइए किसी का दिशा कैसे निकालते हैं, क्या किसी का दिशा निकालने के लिए हम इकाई सदिश लिखते हैं, और क्या आपको बताए थे हम, जिसका भी A का इकाई सदिश लिखना हो तो ऐसा संकेत, B का इकाई सदिश लिखना हो तो ऐसा संकेत, और इसको हम लिख सकते हैं A वेक्टर बट्टे A, B का इकाई सदिश लिखना हो तो B वेक्टर बट्टे B। और क्यों लिखते हैं इकाई सदिश, दिशा के लिए। ये मान है, इसके साथ मुझे दिशा चाहिए। F की दिशा R की दिशा समान है ना, बल की दिशा उधर ही है जिधर R की दिशा है, तो लिख देंगे R कैप। और चूंकि ये मान और ये दिशा, ये क्या हो गया बाबू, दिशा। ये क्या है, परिमाण, उसका मान, परिमाण दिशा, हाँ या ना। ये परिमाण हो गया, ये दिशा हो गया, यानी ये उसका मान है, ये उसका दिशा है। मान और दिशा दोनों आ जाए तो वो बन जाता है सदिश। अब ये सदिश हो गया, यस और नो। अब आप इतना जब लिख लिए तो एक छोटा सा काम नहीं कर सकते हो, R की दिशा इधर की तरफ है, और जो इधर की तरफ होती है दिशा बाबू, देखो बल की दिशा भी इधर, R की दिशा भी इधर, तो R जब इधर की तरफ होती है तो यही मैंने कहा था, इसको क्या लिखते हैं, 1 से 2 की तरफ है ना दिशा, देखो 1 से 2 की तरफ है R, तो इसको 1 2 लिखते हैं। इसमें क्या परेशानी है, आपको क्या परेशानी लग रही है इसमें बताओ। ये जो R है इस दिशा में क्या लिखेंगे, कहां से कहां आया है, 1 से 2, तो इसको 1 2 लिखते हैं। मतलब अगर मैं यहां पे बाद में 1 2 लगा दूं और यहां भी मैं 1 2 लगा दूं तो क्या दिक्कत है। और अब इसको सॉल्व कर दीजिए, K Q1 Q2 R12 स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं R12 वेक्टर बट्टे R वेक्टर, नॉट वेक्टर, R12 वेक्टर बाई R12। यहां से देखो, A कैप बराबर A वेक्टर बाई A, B कैप बराबर B वेक्टर बाई B, ऐसे R12 कैप बराबर R12 वेक्टर बाई R। और इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आया वो आंसर आ गया, K Q1 Q2 क्या लिखा हुआ है, R12 वेक्टर बाई, देखिए 2 R12 पहले था, 1 R12 नीचे आ गया, टोटल कितना हो गया, R12 का पावर 3। खत्म कहानी। बोलो क्या आपको इसमें टफ लगा, मुझे समझा दो जरा। और मैंने आपको बताया था R12 ये होता है किसके बराबर,
R12 वेक्टर होता है R2 माइनस R1। देखो ये इनिशियल, ये फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल। R12 होता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। खत्म कहानी, फिनिश। आप चाहो तो इसको वो भी लिख सकते हो। यही मुझे समझाना था और इतना ही मैंने किया था। अब आपको इसमें क्या टफ लगा पता नहीं। ये बन गया K Q1 Q2, कुछ बुक में ऐसे भी लिखे रहते हैं। R12 का मतलब हो गया R2 माइनस R1 वेक्टर अपॉन R12 का क्यूब, या यहां भी लिख सकते हैं R2 माइनस R1 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड का क्यूब, ये भी आप लिख सकते हैं। ये सब है F21, ये सब है F21 वेक्टर। खत्म कहानी। आप ये लिखिए या ये लिखिए, जो मर्जी है अपने दिमाग में रखिए। सिंपल, समझ गया ना? तो क्या किया मैंने, पहले मान लिखा फिर दिशा लिखा। दिशा कैसे, आर के दिशा में। कैसा दिशा है, R1 से 2, 1 से 2 के तरफ आ रहा है। देखो ना ये कहां से कहां गिर रहा है, ये देखना है। 1 से चला 2 के तरफ गया, ये बल आगे की तरफ, और आगे की तरफ वाली दिशा क्या है 1 से 2, तो 1 2 लगा दिए। और आपको अगर दिक्कत हो तो आप 1 2 मत लगाओ, आप लिखना K Q1 Q2 R स्क्वायर इंटू आर कैप, फिर आर कैप को लिखना आर वेक्टर बटे आर, ये अपने आप आर क्यू बन जाएगा, हो गया। और बाद में दिशा लगा देना कि 1 से 2 है तो 1 2 1 2 1 2 सब जगह बैठा दो। और R12 क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल ये इनिशियल, ये फाइनल, फाइनल R2 इनिशियल R1। मान बैठाना है बैठा दीजिए, ऐसे छोड़ना है ऐसे छोड़ दीजिए, आपकी चॉइस। कदम कहानी। तो इसको देख लीजिएगा। एक बात और ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। सीबीएसई वालों को ये 2 मार्क्स में पूछता है पूरा लिखने के लिए, आपके लिए तो बस ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्मूला याद कीजिए, इजी। आज मैं इसको रिकैप क्यों किया हूं, क्योंकि इसका इस्तेमाल आगे भी होगा, फिर से इसका इस्तेमाल आने वाला है, तो इसको बढ़िया से ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। कोई दिक्कत है वीडियो को बार बार रिपीट करके सीख लीजिए, और कहीं पे दिक्कत आए तो मेरे से पूछ लीजिए। दिशा निकालने के लिए इकाई सदिश होती है, और इकाई सदिश होती है कैप लगा के उसको सूचित करते हैं, और ए कैप बराबर होता है ए वेक्टर बाई ए, बी कैप बराबर बी वेक्टर बाई बी। उसी प्रकार से कोई बोलेगा आर कैप बराबर तो होगा आर वेक्टर बाई आर, उसी का यहां इस्तेमाल किए। R12 कैप बराबर R12 वेक्टर बाई R12, ये 2 पहले से था, एक बाद में आ गया तो हो गया क्यूब, और ये वेक्टर बन गया। R12 को हम लोग लिखते हैं R2 माइनस R1, ये उसका मान है इसलिए परिमाण है ना, तो परिमाण है इसलिए मॉड लगा दिए, और ये सदिश है आपका इसलिए यहां पर R2 माइनस R1 सीधा लिख दिए। खत्म कहानी। तो एक बार देख लेंगे आप तो आपको दिमाग में सेट हो जाएगा, कोई बहुत विशेष बात नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग अपने अगले टॉपिक को करते हैं कवर। बहुत इजी सा टॉपिक है ना। टॉपिक का नाम है बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत। बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। ये क्या होता है पहले समझ लो। बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत, इसको हम लोग कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहा जाता है इसको, है ना। तो दोनों आपका लिखा हुआ इंग्लिश हिंदी दोनों में। अब सुनो मेरी बात, जो मैं कहता हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। मुझे एक चीज बताओ कि बल जो है हमारा वो सदिश है कि अदिश? स्वाति बताओ, बल सदिश है या अदिश है? इतना दिन से हम पढ़ रहे हैं, बल निकाल रहे हैं, बल हमारा सदिश या अदिश? जल्दी बताओ फटाफट। हम अगर बल की बात आपसे पूछे तो बल कैसा राशि है? सदिश राशि है, अदिश राशि है, कैसा है? सदिश। क्या बल में दिशा नहीं होती है? बल में क्या होती है? दिशा। तो कैसी राशि है? सदिश। जिसमें दिशा नहीं होती है वो अदिश, और जिसमें दिशा होती है वो सदिश। तो बल में दिशा होती है। आप किसी चीज पर जब बल आरोपित करते हैं, मान लीजिए किसी चीज पर आप बल लगाए, तो मैं कहूंगा इस बक्से पर बल लगा के पूर्व दिशा में भेज दो, इस बक्से पर बल लगा के उत्तर दिशा में भेज दो। या आप पूर्व दिशा में बल लगाएंगे तो वस्तु पूर्व की ओर चलेगा, आप दक्षिण की तरफ बल लगाएंगे तो वस्तु दक्षिण की ओर चलेगा। तो आप मुझे बताइए बल में दिशा का महत्व है कि नहीं? अगर दिशा का महत्व है, दिशा जरूरी है, इसका मतलब वो सदिश है। दिशा का महत्व नहीं है, दिशा जरूरी नहीं है, तब वो अदिश होगा। तो आपको पता लग गया कि बल कैसी राशि है। अगर बल अदिश रहती
तो हम उसको सदिश रूप में लिख ही नहीं पाते। बल हमारा सदिश राशि है, सदिश राशि वो है जिसमें दिशा होती है। क्लियर स्वाति? गुड। अब सुनो, एक बात जो कहता हूं सुनना ध्यान से, अभी इसको नहीं पढ़ना है आपको, जो मैं कहता हूं उसको सिर्फ समझ लो। मान लो एक आवेश है Q1, एक आवेश है Q2, एक आवेश है Q3, ऐसे 4 5 6 7 8 9 10 बहुत सारा है, n तक है। तो मुझे इतना बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ Q1 आवेश पर बल कौन लगाएगा, मैं पूछूं Q1 पर बल कौन लगाएगा, Q2, Q3, Qn या सभी? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 1 पर बल निकालो, मैंने पढ़ा चुका है आपको, ये सब कंसेप्ट मैंने पहले पढ़ा चुका हूं, याद है? 4 आवेश लेते थे, मैं बोलता था कि इस आवेश पर बल निकालो, उस आवेश पर बल निकालो, यहां बल निकालो, वहां बल निकालो, सब पढ़ाए थे। मैं कहता हूं प्रदीप, मैं कहता हूं कि अगर मैं आपसे बोलूं Q1 पर बल निकालो, तो Q1 पर बल कौन लगाएगा? 2 लगाएगा, 3 लगाएगा, n लगाएगा या सब लगाएगा? कुछ ऐसा टेक्निक आपको पढ़ाए थे, याद करो। एक वर्ग है, यहां Q1 है, यहां Q2 है, यहां Q3 है, यहां Q4 है। आपसे हम पूछे थे कि बताओ 2 पर बल कौन लगाएगा, तो आप मुझे बताइए 2 पर कितने बल लगते थे, जल्दी बताइए मुझे। 2 पर बल कौन लगाता था, 1 3 4 या सभी? तो आपको याद होगा मैंने बोला था जिस पर बल लगाना है उसको छोड़ के जितने आवेश हैं सभी बल लगाएंगे, हां या ना? क्या मैं ये पढ़ा चुका हूं या नहीं? 2 पर अगर बल मुझे देखना है तो 2 पर बल कौन लगाएगा, तो उस 2 को छोड़ के जितने आवेश मौजूद हैं सब के सब बल लगाएंगे। यस और नो? बिल्कुल सही जवाब स्वाति ने दिया, तीनों लगाएंगे। प्रदीप ने भी कहा सर ऑल, बिल्कुल सही। मैं किसी पर भी आपसे बल पूछूं, मैं आपसे पूछूं कि मान लो 2 को छोड़ो, मैं कहता हूं हटाओ इसको, हटो बॉक्स, मैं कहता हूं 2 को छोड़ो, मैं कहूं कि 3 पर बल निकालो, मैं क्या कहूं कि आप मुझे 3 पर बल निकाल के बताओ, तो 3 पर बल कौन लगाएगा? 3 को छोड़ के बाकी सभी। 3 पर तो बल लगना है, अगर मैं 3 पर बल निकालने के लिए बोलूं तो 3 को छोड़ दो तो 1 भी लगाएगा, 2 भी लगाएगा, 4 भी लगाएगा। क्या सभी बल लगाते हैं? आंसर है यस। इसका मतलब किसी निकाय में, आप निकाय समझते हैं? निकाय समझते हैं? निकाय, निकाय का मतलब वहां जितनी भी चीज मौजूद है, एक सिस्टम, सब कुछ मिला के। तो किसी निकाय में, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं यहां पर मान लो कितने आवेश हैं सर, 1 2 3 4, ना ना ना, ये Q1 है और इस पर बल लगाना है, इस पर बल मुझे निकालना है, इधर Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7, ऐसा बहुत सारा है, n तक है। n का मतलब होता है बहुत सारे, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 डॉट 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 Qn, n मतलब बहुत सारे, n संख्या में। तो मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ Q1 पे बल कौन लगाएगा, तो क्या Q1 पे सभी आवेश बल लगाएगा? 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, n भी? हाँ या ना? बिल्कुल उसी के जैसा है कि नहीं? किसी एक आवेश पर वहां मौजूद निकाय में सभी आवेश बल लगाते हैं। मेरा स्टेटमेंट सही या गलत? किसी एक आवेश पर उस निकाय में उपस्थित, उस निकाय में मौजूद सभी आवेश बल लगाते हैं। मैं सही हूं या गलत? सही। जब एक आवेश पर सभी बल लगाएंगे तो क्या बल बहुत सारा हो जाएगा? पहला बल, दूसरा बल, तीसरा बल, चौथा बल, क्या बहुत सारा बल हो जाएगा? जब बहुत सारा बल हो जाएगा तो आप उस बल को कैसे जोड़ोगे? सामान्य जोड़ से जोड़ोगे या सदिश के नियम से जोड़ोगे? प्रदीप बताओ, सामान्य जोड़ेंगे या सदिश का नियम लगा के जोड़ेंगे? जल्दी बताओ। सदिश का जोड़ लगा के जोड़ेंगे या सीधे जोड़ देंगे 1 + 2 + 3 4 जो भी आएगा? सदिश के नियम से जोड़ेंगे या सामान्य जोड़ जोड़ेंगे? सामान्य मतलब अदिश के नियम से जोड़ेंगे, सदिश से जोड़ेंगे। बिल्कुल सही बोल रही हो स्वाति, क्योंकि बल एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है तो सदिश के हिसाब से ही जोड़ेंगे। याद करो जितना भी क्वेश्चन आपने किया था सब में मैंने बोला था सदिश का नियम लगाना। समान दिशा में हो तो जोड़ देना, विपरीत में हो घटा देना, लंबवत हो तो √f1² + f2² लगाना, उसके अलावा हो तो √f1² + f2² + 2f1 f2 cos थीटा का इस्तेमाल करना।
सदिश के नियम से जोड़ेंगे। उस किसी एक आवेश पर सभी आवेश जो बल लगा रहे हैं उसको सदिश के रूप में जोड़ना जो है उसी को बोलते हैं अध्यारोपण। मेरे से कोई पूछे अध्यारोपण मतलब क्या, तो मैं बोलूंगा क्या, किसी आवेश पर जितने भी बल लग रहे हैं उन सभी बल का सदिश योग। मेरे हिसाब से अध्यारोपण का मतलब होता है सदिश योग, सिंपल। मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो भाई इतना ही जानता हूं कि अध्यारोपण कहीं लिखा है तो इसका मतलब मैं समझूंगा, क्या समझूंगा मैं, अध्यारोपण का मतलब मैं समझूंगा सदिश योग। किसका, सभी बल का, बलों का अध्यारोपण यानी बलों का सदिश योग, सिंपल। क्या आप समझ गए, योग मतलब जोड़ना, सदिश के रूप में सभी बलों को जोड़ना ही कहलाता है बलों का अध्यारोपण। सिंपल, इजी एंड वेरी इजी, हाँ या ना। किसी एक आवेश पर, अब खुद से बनाओ परिभाषा, खुद से बनाओ, किसी एक आवेश पर जितने अन्य आवेश हैं इस निकाय में उन सभी आवेशों का जो बल आरोपित हो रहा है उसके सदिश योग को बलों का अध्यारोपण कहते हैं। अध्यारोपण का मतलब सिंपल, कोई एक आवेश है उस पर जितने बल लग रहे हैं सभी बलों का सदिश योग, सभी बलों को सदिश के रूप में जोड़ना, सिंपल। क्या बात आपको समझ में आई। अगर वन की बात करें तो वन पे सभी आवेश बल लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, निकाय में जो उपस्थित है सब बल लगाता है। तो पहला वाले पे कोई पूछे तो पहला को छोड़ के बाकी सभी आवेश इस पे बल लगाएंगे। जितने बल लगेंगे, 2 लगे, 4 लगे, 10 लगे, 100 लगे, 10 करोड़ लगे, सभी बलों को सदिश के रूप में जोड़ने को बोलते हैं अध्यारोपण। क्या आप लोग को याद हुआ, किसी एक आवेश पर निकाय में उपस्थित अन्य आवेश के द्वारा आरोपित बलों के सदिश योग को बलों का अध्यारोपण कहते हैं। क्या खुद से बना सकते हो परिभाषा, यस और नो। किसी एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण आरोपित बलों के सदिश योग को बलों का अध्यारोपण कहते हैं। याद हुआ, किसी एक आवेश पर जितने आवेश थे सबने बल लगाया उसके सदिश योग को कहते हैं बलों का अध्यारोपण। सदिश के रूप में जोड़ना बलों का अध्यारोपण कहलाएगा। बहुत कम लोगों को समझ में आती है इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में डिस्क्राइब कर रहा हूं कि मत आप पढ़ो चक्कर में, सिर्फ आप समझो कि मैं कहना क्या चाहता हूं। अध्यारोपण का यहां मतलब है सबको सदिश के रूप में जोड़ना है, सिंपल। और सदिश के रूप में ही क्यों जोड़ना है, क्योंकि बल आपका सदिश राशि है। अब तक जितना भी आपने निकाला था फॉर्मूला, इससे पहले जितना भी क्वेश्चन हमने किया था जिसमें भी 2 या 2 से अधिक आवेश था, है ना, 2 से अधिक कह दो, 2 था तो एक ही बल से काम चल रहा था, 2 से अधिक आवेश था, वहां हर जगह पे आपने दोनों आवेश का बल निकाल के और सबको सदिश के रूप में ही जोड़ा है, सदिश का सूत्र लगा के जोड़ा है, मतलब सदिश का योग लगाया है आपने बलों के जोड़ने के लिए। वो सदिश का अध्यारोपण ही था, भले मैंने उस वक्त आपको बताया नहीं। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, लास्ट बार। 1 पे आप Q1 आवेश पर बल कौन लगाएगा, सभी, Q2 भी लगाएगा, Q3 भी लगाएगा, Q4 भी लगाएगा, Q5 भी लगाएगा, Qn भी लगाएगा। जितने भी बल लगेंगे उन सभी बलों को हम लोग जोड़ेंगे। परिणामी बल या कुल बल निकालने के लिए सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, सिंपल या सदिश, सदिश के रूप में। सदिश के रूप में जो आप जोड़ेंगे वही कहलाएगा बलों का अध्यारोपण। किसी एक आवेश पर अन्य सभी आवेश के कारण आरोपित विद्युत बल के सदिश योग को बलों का अध्यारोपण कहेंगे। क्लियर है, आ जाइए देखते हैं वही चीज। बहुल आवेश के निकाय में, बहुल आवेश मतलब हो गया बहुत सारा आवेश है, तो बहुल आवेश के निकाय में पूरा जो मिलकर एक सिस्टम बनता है उसको सिस्टम कहते हैं। सिस्टम का मतलब ही होता है निकाय। तो बहुल आवेश के निकाय में, ठीक है, किसी एक आवेश पर, मान लो Q1 पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल, Q1 पर जो विद्युत बल लगेगा वो कैसे लगेगा, सब के कारण लगने वाला परिणामी बल, विद्युत बल निकाय में स्थित अन्य आवेशों द्वारा उस बल पर लगने वाले विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। और यही है बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। याद हो गया, किसी एक आवेश पर आरोपित विद्युत बल अन्य सभी आवेश द्वारा आरोपित बलों के सदिश योग के बराबर होता है। क्या आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुआ, 100%? जल्दी हाँ या ना एक बार लास्ट बार बोल दो। किसी एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों द्वारा आरोपित बलों के सदिश योग को बलों का अध्यारोपण कहते हैं। खुद से बना लोगे स्टेटमेंट, ये लिखा हुआ है उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, खुद से जो लैंग्वेज आए आपके मन में कीजिए। किसी एक आवेश पर, किसी
बहुल आवेश के निकाय में, यहां से शुरू करेंगे। बहुल आवेश के निकाय में मतलब जहां बहुत सारे आवेश हैं। बहुल आवेश के निकाय में किसी एक आवेश पर आरोपित विद्युत बल अन्य सभी आवेशों के विद्युत बल के सदिश योग के बराबर होता है। सिंपल। अब बताइए ये कैसे लगाएगा बल? तो ये लगाएगा ऐसे। ये 2 ने लगाया 1 पे, तो क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। 1 पे फोर्स लगाया 2 ने, उसी प्रकार से ये वाला आवेश भी तो लगाएगा ऐसे। क्या लिखेंगे? इसने लगाया फोर्स 1 पे, किसने? 3 ने। ये सदिश है कि अदिश? वेक्टर सदिश। उसी प्रकार से 1 2 3 4 5 बहुत सारे, ये nवां फोर्स है, nth आवेश है आपका, तो ये इसने भी बल लगा दिया। ये ले, इसने भी लगा दिया। क्या लगाया इसने? F। किस पर? 1 पर। किसने लगाया? n आवेश ने। इतने सारे, इन सभी को जोड़ेंगे। यानी कोई आपसे पूछे कि 1 पर कितने बल लगे, तो मैं बोलूंगा पहला बल F13, दूसरा बल, सॉरी पहला 3 नहीं था, कोई भी कहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, F12 वेक्टर प्लस दूसरा F13 वेक्टर प्लस अगला F14, F15, F16, ऐसे डॉट 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 F1n। इन सभी को हमने जोड़ के दिखा दिया। किस रूप में? सदिश के रूप में। क्या कहलाएगा? बलों का अध्यारोपण। खत्म कहानी। देखिए सिंपल बना लीजिए। और आपको याद नहीं हुआ तो मुझे बताओ, याद हो गया तो डन लिखो। जब बहुत सारे आवेश होंगे तो किसी एक आवेश पर जितने भी बल लगेगी सबको सदिश के रूप में जोड़ते हैं, और वही कहलाता है बलों का अध्यारोपण। सिंपल एंड इजी। जल्दी से बना लीजिए। तो इस पर पहला बल लगा, 1 पे बल लगाया 2 ने, तो F12, 1 पे बल लगाया 3 ने, F13, 1 पे बल लगाया n ने, F1n, और इन सभी को हमने सदिश के रूप में जोड़ा, तो यह कहलाता है बलों का अध्यारोपण। अगर आपको 2 मार्क्स में पूछेगा, कितने मार्क्स में? 2 मार्क्स में, तो आपको इतना ही लिखना है। और अगर 5 नंबर में पूछेगा तो वो भी आपको बता रहा हूं, पहले इसको लिख लीजिए। हो गया? आगे बढ़े। 1 पे बल किसने लगाया? 2 ने, तो F12। 1 पे बल किसने लगाया? 3 ने, F13। 1 पे बल किसने लगाया? n ने, F1n। सबको कैसे जोड़ेंगे? सिंपल या सदिश? बल एक सदिश राशि है तो सदिश के रूप में जोड़ेंगे। यही कहलाता है बलों का अध्यारोपण। बहुल आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश पर आरोपित बल अन्य सभी आवेशों के बलों के सदिशों के बराबर होता है, जिसे बलों का अध्यारोपण कहते हैं। यस और नो? अरे याद हुआ? मुझे हो गया याद, पता नहीं तुम्हें हुआ कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, करें इसको प्रूफ। नेक्स्ट, अगर 2 मार्क्स में पूछेगा बाबू, 2 नंबर में इतना ही लिखना है। अगर 5 मार्क्स में पूछेगा तो ये लिख के यहां भी आएंगे, ये भी लिखना पड़ेगा। चलिए क्या लिखना पड़ेगा देख लेते हैं। पहले तो चलो तुम ऊपर, गुड, आ जाओ। सुनना, मान लो कितने आवेश हैं? 1 2 3 4 डॉट 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 n, बहुत सारे आवेश हैं। ठीक है, चलो दिखाता हूं कैसे। मान लीजिए एक आवेश आपका Q1 है, चलो एक आवेश आपका Q1 है, इधर Q2, इधर Q3, इधर Qn, ऐसे आपके पास बहुत सारे आवेश हैं। तो वही लिखा है, माना कि किसी निकाय में n बिंदु आवेश है। ठीक है, कौन कौन से? Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट Qn स्थित है। वेरी गुड। जिसमें Q1 आवेश पर हम बल लगा रहे हैं अन्य आवेशों के कारण। तो Q1 पे बल अभी दिखाए हैं आपको हम, जो पहले फोटो बनाया वही फोटो बनेगा। इसने बल लगाया इधर, इसका नाम रखे F12 वेक्टर। फिर इसने भी बल लगाया, इसने बल लगाया इधर, इसका नाम रखे F13 वेक्टर। इसने भी बल लगाया इधर, ओहो स्पेस कम पड़ गया ना ऊपर, चलो मैं फिर से कर देता हूं, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया है तो स्पेस मुझे ज़्यादा लेना पड़ेगा। चलो यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ लेते हैं ये अपना Q1, और इधर ले लो Q2, इधर ले लो Q3, इधर ले लो Qn। इसने लगाया बल F, पहले वाले पे बल लगा दूसरा के कारण, जो पहले बनाए थे वही बनाना है आपसे, फटाफट बना लो। और आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिखना चाहोगे तब भी चलेगा, मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा क्योंकि वो पिछले पेज में था। F13
F1n। ये सारा बल मैंने किस पे लगाया है? 1 आवेश पर। देख लीजिए, 1 पर 2 ने बल लगाया इधर, 1 पे 3 ने बल लगाया इधर, 1 पे n ने बल लगाया इधर। तो मुझे बताइए, जब आपसे मैं पूछूंगा क्या लिखा हुआ है, देखो, माना कि किसी निकाय में n बिंदु आवेश है, ठीक है, Q1 Q2 Q3 Q1 स्थित है। Q1 आवेश पर जो बल लग रहा है Q2 Q3 Q1 के कारण, वो पहला बल का नाम F12, दूसरा F13, F13, F1n, F1n। तो टोटल आवेश Q1 पे जो बल लग रहा है उसको अगर मैं मान लूं F1 वेक्टर, तो क्या होगा? ये होगा F12 प्लस F13 प्लस डॉट 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 F1n। यही होगा। मुझे यही बल सबको जोड़ देंगे सदिश के रूप में, तो ये कहलाएगा बलों का अध्यारोपण। अब कैसे प्रूफ करना है? तो देखिए प्रूफ कैसे होगा। सबसे पहले अगर मेरे से निकालना है मुझे F1, तो मुझे बताओ F12 का फॉर्मूला कोई बच्चा बता सकता है? F12 वेक्टर का फॉर्मूला बता सकता है? अभी पढ़ाया हूं सर। कहां पढ़ाए हैं? यहां देखो। क्या ये वेक्टर के रूप में आपको मैंने निकालना सिखाया था? K Q1 Q2 R वेक्टर बाय R क्यूब। F21 था तो R12 क्यूब, R12 वेक्टर R12 क्यूब था। इसी फॉर्मूला को यहां लाके रखना है। यहां F12 क्या होगा? K Q1, 1 का मतलब Q1, 2 का मतलब Q2 अपॉन, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना होगा बाबू? ये 2 से लेके 1 तक का डिस्टेंस कितना लेंगे हम? याद करो, देखो यहां 1 से 2 तक का डिस्टेंस आपने क्या लिया था? 1 2। उसी प्रकार से बताना मुझे, क्या मैं 2 से 1 के लिए लिख सकता हूं R21, R21? बताओ हाँ या ना। F12 के जगह जो दूरी होगा उसको लिख सकता हूं 2 से 1 की तरफ, इसकी डायरेक्शन होगी 21, और ये क्यूब और ये R21 वेक्टर। पहला 1 2 था, तो देखो इसका उल्टा होता है, ये 1 2 तो ये 2 1। फिर प्लस अगला बोलिए, K 1 1 3 3 अपॉन, ये 1 3 है तो R में 3 1 होगा, इसका क्यूब और ये R31 वेक्टर, प्लस डॉट 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 K 1 n है तो Q1 QN R, ये 1 n है तो ये N1 का क्यूब और ये RN1 वेक्टर। पहले मुझे सही से ही बताना, ईमानदारी से एकदम दिल पे हाथ रख के, क्या इतना आपको लिखने आया और क्या ये लिखने में आपको कोई समस्या है तो मुझे जल्दी बताइए। नहीं आया तो मैं बता दूं, क्या अभी आपको मैंने सदिश रूप में बल को लिखना सिखाया था? K Q1 Q2 R वेक्टर बट्टे R क्यूब। क्या वही है ये? K Q1 Q2 R वेक्टर बाय R क्यूब। आपको ये 2 1 1 2 में दिक्कत आ रही है तो नहीं लेना है वो दिक्कत, सिंपल। यहां 1 2 रहे तो R21 होगा। अगर बल है 1 2 तो ये होगा 2 1, ये भी 2 1। और बल हो 2 1 तो ये 1 2। एक बात याद रखो ना, बल जैसे लिखा रहता है उसका उल्टा यहां चलता है। 1 2 2 1 2 1, 1 3 3 1 3 1, 1 n तो n1 n1, सिंपल। देखो देखो देखो, मैं नहीं मान रहा सर, देखो यहां 2 1 1 2, यहां 2 1 था तो यहां 1 2 था। देखो देखो 2 1 तो यहां 1 2, तो इतना नहीं कर सकते हो क्या आप? उल्टा होगा, ये दिमाग में नहीं रख सकते हो। बल है 1 पे 2 के कारण, 1 पे 2 के कारण, इसको ऐसे पढ़ते हैं, बल 1 आवेश पर 2 के कारण, 1 आवेश पर 3 के कारण, 1 आवेश पर n के कारण, तो इसको पलट दो 2 1 3 1 n1, सिंपल है। अब अगला स्टेप, 1 पर लगने वाला जो बल है इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, उसको बाहर निकाल लो। K Q1 क्या सब में कॉमन बचा? क्या जो बचा वो लिख दो। Q2 R21 वेक्टर बाई R21 क्यूब प्लस Q3 R31 वेक्टर अपॉन R31 क्यूब प्लस डॉट 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 QN
n1 वेक्टर बाई आर n1 क्यूब, खत्म कहानी, बस हो गया। इतना पे छोड़ देंगे तब भी चलेगा। और अगर आपको एक स्टेप और करने का मन करे तो आप कर सकते हैं कि Q1, अभी आपको बता थे ना, R21 को क्या लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये करने का मन करे तो कर सकते हैं, छोड़ने का मन करे छोड़ सकते हैं। R21 को क्या लिख सकते हैं, R1 माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 माइनस R2 वेक्टर का क्यूब। ये मन करे तो लिखना, नहीं मन करे छोड़ देना। Q3 कहानी यहीं पे खत्म हो गई। R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर अपॉन R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्यूब, ऐसे Qn R1 माइनस Rn वेक्टर और R1 माइनस Rn वेक्टर के मॉड का क्यूब। ये स्टेप आपकी मर्जी है, ये इसी का एक रूप है, बस हो गया, खत्म कहानी। पुष्पक आपका कनेक्ट नहीं हो रहा था, कनेक्ट हो गया? पुष्पक आप ही कनेक्ट नहीं हो रहा था ना लाइव में, बताइए कैसे हो गया? जैसे मैंने किया कहा था वैसे किया? गुड, मैंने कहा था ना हो जाएगा, आप टेंशन ना लो, तो आप खामा परेशान हो रहे थे। वेरी गुड, चलो एक बार मुझे जल्दी से देख के बताओ इसमें कहां दिक्कत आ रही है, फटाफट। कहीं दिक्कत आ रही है मैं फिर से बताऊंगा, नो प्रॉब्लम। और ये मिटा देता हूं, ये तो बस आपको समझाने के लिए किया था। मुझे बताइए 1 पर जो बल लगेगा, 1 पर जो बल लगेगा वो कौन लगाएगा? 1 पर लगाएगा 2, 1 पर लगाएगा 3, 1 पर लगाएगा n। क्या सभी लगाएंगे? सभी बल जो लगते हैं किसी आवेश पर उसके सदिश योग को हम लोग क्या कहते हैं? बलों का अध्यारोपण। फिर मैंने इसको लिख दिया सदिश के रूप में, क्या पढ़े थे? k q1 q2 r वेक्टर बाय r क्यूब, k q1 q2 r वेक्टर बाय r क्यूब। और यहाँ 1 2 है तो 2 1 2 1 कर देंगे। यहाँ पर k q1 q3 r वेक्टर बाय r क्यूब, यहाँ 1 3 है तो 3 1 कर देंगे। टेक्निक 3 1, 1 3 है तो उसको उल्टा 3 1, और ऐसे ही कर देंगे। फिर ये सब लिखते चले जाएंगे। अब देखो ये बड़ा बड़ा दिखता है तो बच्चे को टेंशन होती है, लेकिन टेंशन कहाँ है यार, मुझे तो ईजी लग रहा है। यहाँ 1 2 है तो यहाँ 2 1 कर दो, यहाँ 1 3 है तो यहाँ 3 1 कर दो, यहाँ 1 n है तो यहाँ n 1 कर दो, हो गया, खत्म कहानी। अब मैंने आपको बताया था एक बात, कहीं पर लिखा रहे, कहीं पर लिखा रहे R21, तो इसको कैसे लिखते हैं फॉर्मूला के रूप में? फाइनल, ये इनिशियल, ये फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल। सीखो ये सब, फाइनल मतलब 1, इनिशियल मतलब 2। ये देखो, तो R21 जहां था वहां लिख दिया मैंने R1 माइनस R2। देखो R21 को R1 माइनस R2, R31 को R1 माइनस R3, Rn1 को R1 माइनस Rn, और वही फिर नीचे लिख दिया उसके मान का क्यूब था, मैग्नीट्यूड का क्यूब। तो इसका मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मॉड। जानते ना किसी का मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मॉड, तो मॉड लगा के क्यूब 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 कर दिया। क्या टफ है बताओ, इसमें क्या आपको टफ लग गया? अब जो है वो मैंने करवाया है, बट है तो इजी, मैंने समझाने का इतना कोशिश किया और उसको सिंपल से सिंपल तरीके से बताया, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई टेंशन वाली चीज है। कहीं पर लिखा रहेगा R वेक्टर 1 2, तो कैसे लिखोगे? R2 माइनस R1, जो बाद में लिखा है वो माइनस पहले जो लिखा है वो। हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस प्रारंभिक, जानते हैं आप, अंतिम माइनस प्रारंभिक। 1 2 में अंतिम कौन है? 2, तो 2 माइनस 1। 2 1 लिखा रहेगा तो अंतिम कौन है? 1, तो 1 माइनस 2। ऐसे लिखते हैं इसको, तो क्या बहुत बड़ी बात है, उसी को नीचे बैठा दिया अगर इसमें आपको टेंशन हो रहा है। बट अगर आपको इसमें टेंशन हो रहा है तो यहां तक भी छोड़ देंगे तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है। और यहां पर क्या था? 1 2 रहे तो 2 1 कर देना, 1 3 रहे तो 3 1 कर देना, 1 n रहे तो n 1 कर देना, खत्म कहानी, वेरी सिंपल। तो इसको हमने सदिश के रूप में लिख दिया। बस इतना ध्यान रखना कि सदिश के रूप में एक ऊपर एक r वेक्टर और नीचे r क्यूब होता है। कूलम्ब बल में k q1 q2 बाय r स्क्वायर था, लेकिन जब उसको सदिश के रूप में लिखते हैं तो ऊपर हो जाता है r वेक्टर, नीचे हो जाता है r क्यूब, क्योंकि एक ऊपर r आ गया तो एक नीचे भी तो आएगा। 2 पहले से था, एक नीचे आ गया तो 3 हो गया, r क्यूब r क्यूब r क्यूब, और ऊपर r वेक्टर r वेक्टर r वेक्टर बन गया, खत्म कहानी। यस और नो? इजी है कि नहीं? आया करने? क्या होता है बलों का अध्यारोपण? किसी एक आवेश पर जितने भी आवेश बल लगा रहे हैं उसके सदिश योग को क्या कहते हैं? बलों का अध्यारोपण, खत्म कहानी। अरे याद हुआ?
किसी एक आवेश पर निकाय में उपस्थित जितने आवेश बल लगाते हैं सभी बलों को सदिश के रूप में लिख के उसको जोड़ देना कहलाता है बलों का अध्यारोपण। यही किया मैंने। 1 पर बल लगाया, 2 ने, 3 ने, n ने, सबको मैंने सदिश के रूप में लिखा। कैसे? F12 वेक्टर, F13 वेक्टर, F11 वेक्टर। और इस सदिश के रूप में कैसे लिखते हैं? k q1 q2 r वेक्टर बाय r क्यूब। ऊपर एक r वेक्टर, नीचे r क्यूब। सदिश के रूप में ऐसे लिखते हैं ना। और 1 2 था तो 2 1 2 1 कर दिए। r वेक्टर बाय r क्यूब। 1 3 था 3 1 3 1 कर दिए और सबको जोड़ दिए। अब जो कॉमन आया उसको बाहर निकाल लिए। अब ये क्या कॉमन आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं? और जब आपने कॉमन निकाल के देखो कहानी सब आ गया। और यहां 2 1 है तो 1 - 2, 3 1 है तो 1 - 3, 1 n है तो 1 - n लगाते चले गए। खत्म कहानी, फिनिश। तो अगर 5 मार्क्स में पूछेगा तब आप इतना करना, वरना ये क्वेश्चन जनरली 2 मार्क्स में पूछता है, लिख लीजिएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2 मार्क्स के लिए। 5 मार्क्स में पूछेगा तो ये पूरा लिख के और फिर ये भी पूरा लिखेंगे, और 2 मार्क्स में पूछेगा सिर्फ ये लिखेंगे। बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए, सिंपल लिख दो। बहुल आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला विद्युत बल अन्य सभी आवेशों द्वारा आरोपित विद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो आपके कूलम्ब के नियम के हिसाब से जितना भी थ्योरी था सब खत्म। वेरी गुड। और ये सब याद भी रखना, जैसे मैं टेक्निक से याद करता हूं आप भी याद रखो। मैं ऐसे याद रखता हूं, अध्यारोपण का मतलब हो गया सदिश योग। किसका? एक आवेश पर लगने वाले सभी बल का। खत्म। तो उसको बोलते हैं बलों का अध्यारोपण। तो ये सब याद भी रखिएगा। चलिए, सदिश प्रारूप में कैसे बदलते हैं सीख गए। k q1 q2 r वेक्टर बाय r क्यूब, और r वेक्टर में जब 2 1 रहे तो 1 2 1 2 लगा दो। ठीक है, ऐसे याद रखना, k q1 q2 ऊपर r वेक्टर नीचे r क्यूब, और बाद में ये 2 1 रहे तो 1 2 1 2 लिख देना। खत्म। और घटाने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल r12 हो जाएगा r2 - r1। तो ये भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। ये आपका छोटा सा कंसेप्ट और ये उसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन, और कहानी खत्म। बस खत्म कहानी। अब हम लोग शुरू करेंगे, अगला पार्ट पे आ गए। कूलम्ब का पार्ट खत्म हो गया। अब हम लोग आ जाएंगे किस पर? विद्युत क्षेत्र। और आपको मैं एक बात बता दूं, आप टेंशन मत लेना। पहला चैप्टर और तीसरा चैप्टर जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें फर्स्ट एंड थर्ड, इन दोनों को पढ़ने में ही टाइम लगता है 1 मंथ के आसपास। एक बार 1 और 3 खत्म हुआ ना, इसके बाद सिलेबस यूं उड़ता है, क्योंकि सारे चैप्टर्स छोटे छोटे होंगे। तो आप बहुत परेशान मत होना। 1 और 3 का वेटेज भी ज्यादा है, और 1 और 3 थोड़ा हैवी लंबा, बाकी सब फटाफट खत्म होता है। तो आप टेंशन मत लेना। वैसे ये आपका लास्ट ही टॉपिक में से एक है समझो इस चैप्टर का, तो उसी को डिटेल में पढ़ेंगे, बस आ जाएगा। खैर, हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए ध्यान से, टॉपिक लिखा हुआ है विद्युत क्षेत्र, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या होता है ये तो बाद में समझेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं अपनी तरफ से। सब ध्यान से सुनना, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, उसको स्टार्ट कल करेंगे। स्वाति, प्रदीप, है ना, सब लोग ध्यान से देखिए। क्या आप सभी को बल का सूत्र याद है? जल्दी बोलो, बल का सूत्र बोलो, सदिश के रूप में नहीं, सामान्य सूत्र। कूलम्ब बल, विद्युत बल का सूत्र बोलो जल्दी। बल का सूत्र बोलो, K Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। हाँ जी, मैं हूं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहा ना कि आप अगर ध्यान से सुनेंगे, सीखेंगे और चीजों को समझेंगे तो फिजिक्स तो भाई साहब एकदम क्या कह दूं, इतना इजी हो जाएगा ना कि आप बस खुद से बना दोगे सारे के सारे डेफिनेशंस। कोई किताबी भाषा याद करने की जरूरत नहीं है, अपने मन से बनाया हुआ डेफिनेशन काम करेगा जो समझा हुआ है। चलो देखो, क्या आपने बल का ये सूत्र पढ़ा था? जल्दी बोलो। सदिश के रूप में नहीं, सदिश के रूप में तो क्या था? सदिश के रूप में क्या था? K Q1 Q2, नीचे 2 नहीं 3, और ऊपर एक R वेक्टर। हाँ या ना? बट इसका मुझे कोई काम नहीं है। पहले मुझे बताओ सब लोग, ये सबको याद है F बराबर K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर? स्वाति जल्दी बताओ, यस और नो? ये आपको याद है हाँ या नहीं? यस और नो? ठीक, अब सुनना। अगर मैं कहूं विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र का अंग्रेजी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये जो आप देख रहे हैं नीचे लिखा हुआ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिख रहा है, इसका संकेत होता है E। याद रखिएगा, जैसे बल था F वेक्टर, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर। E से स्टार्ट है इसलिए E, और बल फोर्स होता है अंग्रेजी में F से स्टार्ट होता है इसलिए F।
तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का संकेत ई। आ जाओ, एफ का तो फॉर्मूला आपको पता है। अगर आपको कोई बोले चलो ई का फॉर्मूला बताओ, तो क्या करोगे? अभी याद कराऊंगा, ध्यान से सुनना और सबके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। कोई आपसे बोले ई का फॉर्मूला बताओ, तो क्या करोगे? सुनना मैं क्या कह रहा हूं, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ के बाकी सब लिख दो, इसको छोड़ के बाकी सब लिख दो। के जब दो आवेश था तो Q1 Q2, एक ही आवेश है तो सीधा Q। जब एक ही आवेश है तो क्या Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। याद हो गया? अगला टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं चाहता हूं कि फॉर्मूला तुम्हें याद हो जाए। बल का जो फॉर्मूला था ना, उसमें आपने दो आवेश रखा था ना, Q1 और Q2, उसमें से एक आवेश को एलिमिनेट कर दो, हटा दो। के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहां पर आपको करना है के क्यू बाय आर स्क्वायर। खत्म। बोलो नया टॉपिक है या वही चलेगा? ईमानदारी से बताना, ये नया टॉपिक आपको लग रहा है कि पहले जैसा ही है? पहले जैसा ही है। समझदार के लिए इशारा काफी है। सर हम समझदार नहीं है, इशारा मत कीजिए, तभी मैं इशारा करूंगा। समझो तो मैं क्या बोल रहा हूं। ये और ये सेम है, बस इसमें तुमने Q1 Q2 रखा था ना, बस Q रखना, खत्म कहानी। कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा अपने मन से। सर दूसरा आवेश कहां चला गया? बेचारा कहीं नहीं गया। या ध्यान देना, दूसरा आवेश कहां चला गया देख लो। ये दो आवेश था ना, ये दूसरा आवेश कहीं नहीं गया। ये जो दूसरा आवेश था ना, वो 1 बन गया। अरे दूसरा आवेश 1 बन गया। Q1 के जगह Q आ गया और Q2 के जगह 1 आ गया। कभी भी बल लगेगी तो दो आवेश तो चाहिए ही ना, एक आवेश पे थोड़ी बल लगेगा। बल लगाने के लिए कितने आवेश चाहिए? 2। तो यहां 1 2 था, यहां तो सर 1 ही मुझे दिख रहा है। 1 नहीं दिख रहा है भैया, दूसरा वाला जो है 1 बन चुका है। लेकिन आप भी जानते हैं इस 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर्मूला आपको याद हुआ? दो आवेश के बीच बल के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। मैं पूछूंगा, नहीं जवाब दोगे तो पीट दूंगा। और कोई आपसे पूछे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, के क्यू बाय आर स्क्वायर। यहां बोलेगा कि दो आवेश था, यहां तो एक ही आवेश है। बोलना नहीं, यहां भी दो आवेश है। तो पूछेगा आपसे पूरा दुनिया कहां गया दूसरा आवेश, तो बोलोगे दूसरा आवेश 1 है, और 1 मल्टीप्लाई करने के बाद लिखने की कोई जरूरत नहीं होता है। 1 को क्या कहते हैं? 1 क्यों हो गया? अच्छा बता देता हूं। 1 को पहले क्या कहते हैं ये बताओ। क्या मैं 1 को बोल सकता हूं? बताना हाँ या ना। इकाई। 1 कुलंब को मैं इकाई आवेश बोल सकता हूं, हाँ या ना बोलो। विद्युत, अब सुनना पुष्पक, आपने जो कहा उसका आंसर सुनो। इसको इस तरीके से परिभाषित किया गया कि अगर इकाई आवेश पर कोई बल लगेगा, अगर कोई बल इकाई आवेश पर लगेगा, इकाई मतलब 1, तो उसे कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर किसी दो आवेश पर बल लगेगा तो उसे बोलेंगे विद्युत बल। लेकिन उन दो आवेश में से अगर एक आवेश इकाई हो, उस पर बल लगेगा, तब उसका नाम दिया गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझे क्यों बनाई है 1? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताया गया इकाई आवेश पर जब बल लगे तो उसे विद्युत बल नहीं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहना। कब कहना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? जब जिस पर बल लगे वो आवेश कितना हो, 1। और 1 को क्या कहते हैं प्यार से? इकाई। इकाई आवेश पर जब बल आरोपित होती है तो उसे बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 1 के अलावा कोई भी आवेश हो, 2 3 4 5 6 ऐसे होता है। यहां Q, यहां 2 3 4 5 6 कुछ भी, 1 के अलावा कुछ भी होता तो उसे आप कहते विद्युत बल, और सूत्र यही रहता। लेकिन अगर 1 आ जाए, 1 इज ए स्पेशल, 1 आ जाए तो आप उसे कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिभाषित किया गया इस प्रकार से कि अगर इकाई आवेश पर विद्युत बल आरोपित होती है तो उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसी कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब जब निकालनी होती है तब तब हम वहां पर आवेश को मानते हैं कितना? 1 कुलंब, क्योंकि इकाई का मतलब 1, इकाई आवेश यानी 1 कुलंब का चार्ज। समझ गए पुष्पक 1 क्यों कहा गया इसको? कोई भी दो आवेश रहे तो उसे हम कहेंगे विद्युत बल। जैसे 1 आवेशो 2 1 आवेशो 4 विद्युत बल, 1 आवेशो 5 1 आवेशो 10 विद्युत बल, 1 आवेशो 3 1 आवेशो 6 विद्युत बल। लेकिन 1 आवेशो 2 लेकिन दूसरा हो, जिस पर बल लगाना है वो हो 1, जिस पर बल लगाना है वो अगर इकाई आवेश हो तो उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर है?
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब दूसरा आवेश कितना बन चुका है, इकाई आवेश, और इकाई रख देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ KQ/R²। एक को लिखने की और गुना करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती है। क्लियर है, समझ गए? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए फॉर्मूला याद हो गया। कोई बोले विद्युत बल KQ1Q2/R², कोई बोले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ/R²। यहां दूसरा आवेश कहां गया, बोलना इकाई आवेश है, खत्म कहानी। इकाई आवेश पर, किसी विद्युत क्षेत्र में इकाई आवेश पर जो बल लगेगा उसे कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी इकाई आवेश पर बल आरोपित होगा तो उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का नाम दिया गया। यानी जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछा जाएगा, आपको समझ जाना है कि वहां पर आवेश कितना लेना है, कुछ लिखा नहीं रहेगा, आपको खुद समझ जाना है कि वहां पर आवेश इकाई लेना है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिभाषित की गई है इकाई आवेश के लिए। और 1 के अलावा कुछ भी आवेश हो तो उसे बोलेंगे विद्युत बल। ये हो 2 4 विद्युत बल, 5 8 विद्युत बल, लेकिन मैं कहूं कि यह है 2 और यह है 1 पे बल निकालना है, 2 1, तो अगर इकाई आवेश पर आप बल निकाल रहे हैं तो उसे बोलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और 1 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए यह फॉर्मूला प्यारा सा बन जाता है KQ/R²। तो बल का सूत्र हो गया KQ1Q2/R², और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो गया KQ/R²। अब जैसे इस प्रश्न को किए थे वैसे इसको करेंगे, दोनों 99% सेम, क्वेश्चन भी सेम, कंसेप्ट भी सेम, सब कुछ सेम। तो पुराना वाला जो कूलम बल आपने पढ़ा था और उसके बाद जो मैंने न्यूमेरिकल्स करवाए थे उसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें वही सारे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। बस फर्क ये होगा कि वहां पर 2 आवेश होता था, यहां पर एक आवेश 1 कूलम होगा, बाकी सारे क्वेश्चन वही सारे रिपीट होंगे। मतलब मुझे नया टॉपिक अब पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र को खत्म करने में बहुत कम समय लगेगा, क्योंकि जो कूलम के नियम में आपने पढ़ा था वही सब कुछ आने वाला है। यानी इसको हम लोग फटाफट खत्म कर लेंगे। यानी कि अब कह सकते हो आप कि आपका पहला जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अच्छा, Q1 भी 1 हो जाए और Q2 भी 1 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिस पर बल लगा रहे हैं वो अगर 1 हो गया तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बाकी दूसरा कुछ भी हो नो प्रॉब्लम। जिस पर बल आरोपित हो रहा है, जिस पर बल निकालना है, जिस पर बल लगा रहे हैं वो 1 कूलम होना चाहिए, बाकी दूसरा कुछ भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जिस पर बल लगा रहे हैं अगर वो 1 है तो वो हमेशा कहलाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आज इतना ही रहने देते हैं और हम लोग शुरू करेंगे अगले क्लास में विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं और फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, क्या उसका फॉर्मूला है, और उससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न करेंगे। चलिए इतना रिवीजन कीजिए, कूलम का पार्ट लगभग खत्म हो गया, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए और कूलम वाला जो था वो पूरा का पूरा एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू एंड बाय।